नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। कॉन्ट्रैक्ट। निधि जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो उसे सबसे ज़्यादा हैरानी अपने सास ससुर का आपसी तालमेल देखकर हुई थी। उसके ससुर जी यानी पंडित विद्याधर अपने ज़माने के प्रखर विद्वान और यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे थे। उनकी कुशाग्र बुद्धि, अनुशासन और दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि घर के तीनों बच्चे आज ऊंचे पदों पर बैठे थे। लेकिन विद्याधर जी का स्वभाव थोड़ा गंभीर था। वे कभी बच्चों के मामलों में सीधे दखल नहीं देते थे। उनके इस बड़े से परिवार का प्रशासन एक बहुत ही अनोखे और शांतिपूर्ण अनुशासन के तहत चलता था, जिसकी धुरी थी निधि की सास सुमिता देवी, जिनकी आंखें और कान घर के हर कोने पर रहते थे। वे हर सदस्य की छोटी से छोटी परेशानी को बिना उनके कहे भांप लेती थीं, चाहे वो बड़े बेटे मयंक का ऑफिस का तनाव हो, बेटी की ससुराल की कोई अनकही उलझन हो या नई बहू निधि की इस नए घर में ढलने की झिझक। सुमिता देवी चुपचाप वो सारी बातें रात के समय विद्याधर जी के कानों तक पहुंचा देती थीं। विद्याधर जी अपनी पैनी समझ से उस समस्या का कोई बेहतरीन और व्यावहारिक समाधान निकालते और अगले ही दिन सुमिता देवी उस समाधान को बड़े ही सहज और ममता भरे तरीके से बच्चों के सामने ऐसे पेश कर देती जैसे वो उनका अपना ही विचार हो। विद्याधर जी भी कभी अपनी बुद्धिमत्ता का श्रेय नहीं लेते थे और सुमिता देवी कभी अपनी मेहनत का बखान नहीं करती थी। निधि अक्सर अपने पति मयंक से मुस्कुराते हुए कहती, तुम्हारे माता पिता को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अग्नि के फेरे लेते समय कोई अलिखित कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। एक घर की समस्याएं खोज कर लाएगा और दूसरा बिना किसी शोर के उसका समाधान निकालेगा। एक घर को अपनी ममता से जोड़ेगा और दूसरा उसे अपनी बुद्धि से सही दिशा देगा। सच में ऐसा लगता है जैसे दोनों मिलकर एक ही इंसान का जीवन जी रहे हों। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का असली रूप और इसकी असीम गहराई तो तब समझ में आई जब वक्त ने अपनी करवट ली। समय बीतता गया। देखते ही देखते विद्याधर जी और सुमिता देवी के जीवन की संध्या आ गई। दोनों के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे और शरीर कमज़ोर होने लगा था। सुमिता देवी को पिछले कुछ सालों से ब्लड प्रेशर और शुगर की पुरानी शिकायत रहने लगी थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीमारियों को अपने चेहरे की उस चिर परिचित मुस्कान पर हावी नहीं होने दिया था। वह अपनी दवाइयाँ समय से लेती और घर के कामों में उसी तरह मुस्कुराती हुई व्यस्त रहती जैसे वह आज भी कोई नवयुवती हूँ। घर के किसी भी सदस्य को कभी उन्होंने पानी के एक गिलास के लिए भी कष्ट नहीं दिया था। सर्दियों के दिन थे और हवा में एक अजीब सी ठिठुरन थी। एक शाम सुमिता देवी को अचानक बहुत तेज खांसी और जुकाम हुआ। निधि ने घबराकर तुरंत उन्हें अदरक और तुलसी का काढ़ा बनाकर दिया और मयंक से डॉक्टर को बुलाने की जिद करने लगी। लेकिन सुमिता देवी ने हंसकर उसे टाल दिया। अरे बहू, क्यों घबराती है? ये तो बस बदलते मौसम का असर है। सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तू जाकर आराम कर। मयंक भी थका हुआ आया है, उसे खाना दे। उस रात सुमिता देवी ने विद्याधर जी से बहुत देर तक बातें की। वो उन दोनों की कोई बहुत ही निजी गुफ्तगू थी, जिसमें सुमिता देवी के चेहरे पर किसी दर्द के बजाय एक अजीब सा सुकून और शांति थी। सुबह निधि उनके कमरे में गई तो उसने देखा विद्याधर जी अपने बिस्तर पर बैठे शून्य में निहार रहे हैं और सुमिता देवी अपनी रजाई में बिल्कुल शांति से सो रही हैं। निधि ने जब उन्हें जगाने के लिए आवाज़ दी तो कोई हलचल नहीं हुई। निधि के हाथ से चाय का कप छूटकर गिर गया।
सुमिता देवी ने किसी को कोई कष्ट दिए बिना, अपनी खांसी या तकलीफ़ की किसी को कोई भनक लगे बिना, रात के किसी शांत पहर में अपनी अंतिम सांस ले ली थी। सोते सोते ही उन्होंने इस दुनिया को बड़ी खामोशी से अलविदा कह दिया था। पूरे घर में कोहराम मच गया। सब हैरान परेशान थे। निधि का रो रो कर बुरा हाल था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो सास कल रात तक उसे आराम करने की हिदायत दे रही थी, वो अब कभी आंखें नहीं खोलेंगी। लेकिन इस पूरे दुखद माहौल में जिस इंसान को देखकर सबसे ज़्यादा हैरान थे, वो थे विद्याधर, जिनकी पूरी दुनिया सुमिता देवी के इर्द गिर्द घूमती थी, जिनकी हर बात का जरिया सुमिता देवी थीं। वे विद्याधर जी बिल्कुल शांत थे। उनकी आँखों में एक गहरा सूनापन और आंसू तो थे, लेकिन कोई विलाप या चीख पुकार नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार की सारी रस्में उसी शांत, अनुशासित और सधे हुए तरीके से निभाई जैसे वो जीवन भर हर जिम्मेदारी निभाते आए थे। 13वीं के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए और घर में एक भयानक सन्नाटा पसर गया, तो एक रात निधि विद्याधर जी के कमरे में उन्हें दूध देने गई। उसने देखा कि विद्याधर जी सुमिता देवी की एक पुरानी तस्वीर को हाथ में पकड़े उससे बातें कर रहे थे। निधि दरवाजे पर ही ठिठक गई। विद्याधर जी ने निधि की परछाई देखी और उसे पास बुलाकर बोले, बहू, तुम हमेशा मयंक से कहती थी ना कि हम दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वो बात बिल्कुल सच थी। निधि अवाक रह गई। विद्याधर जी ने एक ठंडी सांस ली और भारी आवाज़ में आगे कहा, सुमिता हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं बच्चों पर या तुम पर बुढ़ापे में कभी कोई बोझ नहीं बनना चाहती। वो चाहती थी कि जब भी ईश्वर का बुलावा आए तो वो बिना किसी को तकलीफ़ दिए चलते फिरते इस दुनिया से विदा ले। उस रात जब उसे तेज खांसी उठी थी तो उसे शायद अपने जाने का एहसास हो गया था। उसने उस रात मुझसे एक आखिरी वादा लिया था। उसने कहा था कि उसके जाने के बाद मैं टूट कर या रो रो कर तुम बच्चों को कमज़ोर नहीं करूँगा। उसने मुझसे कहा था कि मैंने जीवन भर आपका हर समाधान और आपका हर संदेश बच्चों तक पहुँचाया है। अब आपको मेरा ये आखिरी संदेश उन तक पहुँचाना है कि मैं इस जीवन से बहुत खुश होकर और पूरे सम्मान से गई हूँ, तो वे मेरे जाने का शोक ना करें। मैं आप सबको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मेरे जाने से जीवन रुकेगा नहीं। अब आप ही सब बच्चों को संभालिएगा। मैंने उस रात उससे वादा किया था कि मैं उसके इस कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी शर्त भी उसी तरह निभाऊंगा जैसे जीवन भर हम एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं। निधि की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसे आज समझ आ गया था कि उन दोनों का रिश्ता किसी लौकिक प्रेम या दिखावे से बहुत ऊपर उठ चुका था। वह सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि दो शरीर और एक आत्मा थे। सुमिता देवी जाते जाते भी अपनी खामोशी से पूरे परिवार को एक ऐसा मजबूत धागा दे गई थी जिसे विद्याधर जी अपने आंसुओं को पीकर भी मजबूती से थामे हुए थे। उनका वो अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट मृत्यु के बाद भी नहीं टूटा था। निधि की आंखें आंसुओं से भरी थीं, सास के प्रति कृतज्ञता का भाव लिए, जो जाने के बाद भी सबकी खुशी का आधार बनी हुई थी और उसे रिश्तों में कॉन्ट्रैक्ट का महत्व सिखा गई थी। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी बुजुर्ग दंपति के बीच ऐसा निस्वार्थ और खामोश प्रेम देखा है जो शब्दों का मोहताज नहीं होता? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी कैसी लगी वो भी बताएं।
अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर भी करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।